आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पतंजलि की कोरोना टैबलेट कोरोनिल पर उत्तराखंड सरकार ने भी उठाए सवाल। मोदी कैबिनेट के फैसले, रिजर्व बैंक के दायरे में आएंगे कॉर्पोरेटिव बैंक, मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज में 2% की छूट। ग्राफ साझा कर बोले राहुल, मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजलों की कीमतों को अनलॉक कर दिया। दिल्ली में अमित शाह वर्सेस अरविंद केजरीवाल मॉडल, जानिए दोनों में क्या है फर्क। 15 अगस्त से पहले नहीं चलेंगी ट्रेनें, रेलवे के सर्कुलर ने किया इशारा। सेना प्रमुख ने चीनी सेना का मुकाबला करने वाले सैनिकों को किया सम्मानित। चीन ने हथियाई है नेपाल की जमीन, दोस्त बनकर किया विश्वासघात। S-400 मिसाइल सिस्टम में ऐसा क्या है कि जिसके आने के खबर भर से थर्राया चीन। 800 किलोमीटर दूर आ पहुंचा है रेत का तूफान, दिन में भी नजर नहीं आ रहा सूरज। FIIs इन शेयरों में लगातार बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी, क्या हो इनमें निवेश रणनीति। सुशांत की मौत को कैसे माना गया सुसाइड, रूपा गांगुली ने की CBI जांच की मांग। और IPL के खिलाफ पाकिस्तान PCB CEO ने कहा, इस साल एशिया कप होकर रहेगा, IPL के लिए इसे नहीं टाला जा सकता। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस के इलाज का दावा करते हुए बाजार में कोरोनिल नाम की दवा क्या उतारी, हड़कंप मच गया। आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव से इस बात के सबूत मांगे हैं कि इस आधार पर इस दवा को कोरोना वायरस का इलाज बताया गया। अब उत्तराखंड की आयुर्वेद लाइसेंसिंग अथॉरिटी का ड्रग डिपार्टमेंट भी सजग हो गया है। इस डिपार्टमेंट ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को दवा का अप्रूवल दिया था। अथॉरिटी के संयुक्त निदेशक YS रावत के मुताबिक जो मंजूरी दी गई थी वह मंजूरी इम्यूनिटी बूस्टर दवा के नाम पर दी गई थी, साथ ही बुखार और खांसी में काम करने वाली दवा के नाम पर भी दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि ड्रग एंड रेडीमेड एक्ट के तहत इसे भ्रामक प्रचार माना जाएगा। कंपनी को नोटिस भेजकर यह पूछा जा रहा है कि किस आधार पर इस दवा को कोरोना का इलाज बताकर बाजार में बेचा गया। जवाब संतोषजनक ना पाया गया तो दवा को मंजूरी को निरस्त कर दिया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने भी कल यह कहा था कि इस दवा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और बाबा रामदेव से कागज मांगे गए थे कि किस स्टडी के आधार पर वो इस आयुर्वेदिक औषधि को कोरोना वायरस का इलाज बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश के जरिए सभी 1540 कॉर्पोरेटिव और मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाने का निर्णय किया है। इससे 8 करोड़ 7 लाख खाता धारकों की जमा राशि सुरक्षित होगी। इसके साथ ही मुद्रा शिशु लोन में ब्याज पर जो 2% छूट की घोषणा की गई थी, इन दो फैसलों से करीब 18 करोड़ लोगों को फायदा होगा। जावड़ेकर ने कहा कि देश में 1482 अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है, जो 58 मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक है। इसको लेकर आज अध्यादेश लाया गया है। ये सभी बैंक रिजर्व बैंक के सुपरविजन में आ जाएंगे। सभी बैंकिंग नियमों को इन कॉर्पोरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इसका फायदा होगा कि जमाकर्ता को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। 8 करोड़ 7 लाख खाता धारक हैं। इन 1540 बैंकों में 4 लाख करोड़ 84 लाख रुपए जमा है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से अधिक हो गई। इसी मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को राहुल गांधी ने एक चार्ट साझा करते हुए लिखा कि सरकार ने कोरोना और पेट्रोल डीजल के दाम को अनलॉक कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजलों की कीमतें अनलॉक कर दी। आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों से हर रोज ये दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि सिर्फ आज यानी बुधवार को ऐसा हुआ कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन डीजल के दाम फिर भी बढ़ गए। देश की राजधानी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में कोरोना कंट्रोल के 2 मॉडल काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्वारंटीन को लेकर जो नियम बनाया है उसे वापस ले।
सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर कहा कि उनके फैसले से दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और दबाव बढ़ेगा, जो पहले से ही बेहद दबाव में है। एक दिन पहले सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर भी आम आदमी पार्टी सरकार की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की गुहार लगाई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिपोर्टर्स से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा कि आज दिल्ली में 2 कोरोना वायरस मॉडल हैं। एक अमित शाह मॉडल है जो कहता है कि कोई शख्स पॉजिटिव टेस्ट हुआ तो उसे सीधे क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। दूसरा केजरीवाल मॉडल, जिसमें एक टीम मरीज के घर विजिट करती है ताकि केस की गंभीरता का पता लग सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि कोविड केयर सेंटर पर मरीज का इवैल्यूएशन होगा। अगर उसे कोई और स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हुई और घर पर पर्याप्त इंतजाम हुए तो होम आइसोलेशन की परमिशन दी जाएगी। भारतीय रेलवे सभी नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल तक बुक की गई सभी टिकटों को पूरी बुकिंग राशि वापस करने का फैसला लिया है। रेलवे ने संकेत दिए हैं कि अगस्त से पहले तक नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में रेल केवल 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चला रहा है। हालांकि रेल मंत्रालय ने बार बार कहा है कि किसी भी मांग को पूरा करने के लिए और अधिक ट्रेनों के संचालन की संभावना है। रेल मंत्रालय ने सभी जोनों को एक सर्कुलर जारी कर 14 अप्रैल को या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द करने और टिकटों का पूरा रिफंड जनरेट करने के फैसले की जानकारी दी। रेलवे ने 120 दिन के लिए टिकटों की अग्रिम बुकिंग की अनुमति दी थी। वर्तमान नियमों के अनुसार यात्रियों को टिकट रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रेलवे ट्रेनों को रद्द करता है और ऑटोमेटिक रिटर्न की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक रेलवे ने 30 जून तक ही रेल सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। अब लग रहा है कि ये सीमा और बढ़ेगी। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को लद्दाख की फॉरवर्ड चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने अधिकारियों से भी बात की। इस दौरान सेना प्रमुख ने गलवान घाटी में चीनी हमले का मुकाबला करने वाले सैनिकों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। सेना प्रमुख के आज के दौरे पर बयान जारी करते हुए भारतीय सेना ने कहा, आर्मी चीफ जनरल MS नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड इलाकों का दौरा और ग्राउंड पर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाया और उनके शौर्य की प्रशंसा की। सेना प्रमुख का LAC का यह दौरा आज समाप्त होने वाला है। इसी इलाके में पिछले हफ्ते चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया कि चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। यहाँ पर चीन अपनी आउटपोस्ट भी बना रहा है। चीन को लेकर ये रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई जब खुद नेपाल चीन के समर्थन में उसकी चाल में आने के बाद भारत को सीमा पर आंख दिखाने से गुरेज नहीं कर रहा। हाल ही में नेपाल की संसद ने एक ऐसे विवादित नक्शे को पास किया जिसमें भारत के कुछ इलाकों को नेपाल की सीमा में दिखाया गया, लेकिन चीन की शह पर सीमा विवाद का राग छेड़ने वाले नेपाल की खुद की ही जमीन पर ड्रैगन कब का आ गया उसको इसका पता ही नहीं चला। भारत जब किसी देश को सबक सिखाता है वो देश तुरंत घुटनों पर आ जाता है। पहले भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसे सबक सिखाया। अब जब हिंदुस्तान ने गलवान में चीन के जवानों पर गर्दन तोड़ प्रहार किया तो चीन भी सदमे में है। अभी तो चीन के आर्थिक बहिष्कार की हिंदुस्तान ने शुरुआत भर ही की है। चीन अभी से डरा हुआ दिख रहा है और रूस से ये कहा जा रहा है कि वो भारत को हथियार ना बेचे। चीन को भी पता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे पर भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम सुखोई 30 मिकीज MiG-29 की जल्द डिलीवरी देने पर सहमति बन सकती है। यही चीन के डर की वजह है क्योंकि अब बदले हुए हालात में भारत इसकी सप्लाई तुरंत और हवाई मार्ग से चाहता है। इस डिफेंस सिस्टम के मिलने से भारतीय सेना ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यानी हर तरफ से चीन को घेरा जा चुका है और अब चीन भी ये समझ चुका है कि इस बार उसकी टक्कर 2020 के भारत से है। ना तो किसी दबाव के आगे झुकता है बल्कि हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मनों को झुकाने का मुद्दा रखता है। कोरोना संक्रमण की मार झेल रही दुनिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कैरिबियाई देशों में कई दिनों से सूरज नहीं नजर आ रहा और अब यही हाल अमेरिका का भी होने जा रहा है। सहारा रेगिस्तान से उड़कर आई रेत ने कई देशों का आसमान ढक लिया और अब ये 8000 किलोमीटर दूर अमेरिका के प्यूर्तो रिको और सैन जुआन तक भी पहुंच गई है।
अभी इस रेत के तूफान के हवा के साथ और ट्रैवल करने की आशंकाएं जाहिर की जा रही है। इस रेत के तूफान को सहारन डस्ट के नाम से जाना जाता है और ये आम रेत के तूफानों जैसा नहीं होता है। CNN में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रेत काफी बारीक कण होते हैं जो कि 3000 से 7000 फीट की ऊंचाई पर हवा के साथ ट्रैवल करते हैं। ये देखने में एक बादल की तरह नजर आता है, लेकिन असल में सहारा रेगिस्तान की धूल होती है। कैरेबियाई देशों में बीते कई हफ्तों से इस धूल ने पूरा आसमान ढका हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कैरेबियाई देश में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। पिछले एक साल के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले हैं और वो करीब 100 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि इसमें से 70% अधिक शेयरों ने इसी अवधि में नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस इक्विटी के आंकड़ों के मुताबिक पिछली 4 तिमाहियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करीब 104 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिससे 73 कंपनियों ने इसी अवधि में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले के बाद एक तरफ जहां बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस काफी तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की तादाद भी कम हो गई है जो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। BR चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली ने सुशांत सुसाइड मामले में CBI जांच करने की मांग की है। रूपा ने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक तमाम ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने #CBI फॉर सुशांत लिखा है। इन ट्वीट्स में रूपा ने तमाम सवाल उठाए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या जांच बहुत जल्दबाजी में हुई है और फॉरेंसिक टीम 15 जून को क्यों वहां पहुंची। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि क्या उनके शरीर से किसी तरह के जहर के अवशेष मिले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि IPL के लिए एशिया कप नहीं टाला जाएगा, इसे पाकिस्तान के बजाय श्रीलंका या UAE में कराया जा सकता है। PCB के CEO वसीम खान के मुताबिक एशिया कप टालकर IPL के लिए जगह नहीं बनाई जाएगी। एशिया कप सितंबर-अक्टूबर में होना है, पाकिस्तान की मेजबानी करनी है। BCCI पहले ही साफ कर चुका है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को श्रीलंका या UAE में शिफ्ट कराने की बात कर रहा है। 29 मार्च को होने वाला IPL पहले ही अनिश्चित काल के लिए टल चुका है। महामारी के चलते एशिया कप और फिर अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी खतरा मंडरा रहा है। BCCI चाहता है कि अगर इसमें से एक भी टूर्नामेंट रद्द होता है तो उस वक्त IPL करा लिया जाए। इस विकल्प पर विचार किया जा सकेगा।